1857 के विद्रोह के प्रथम वीडियो का शेष भाग है जो उससे आगे का है। इनके अनुसार अर्थात रमेश चंद मजूमदार के अनुसार या आरसी मजूमदार के अनुसार इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी। भारत एक भौगोलिक कथन मात्र ही था। 1857 में बंगालियों, पंजाबियों, हिंदुस्तानियों, महाराष्ट्रियों और मद्रासियों ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया था कि वे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। विद्रोह के नेता कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थे। बहादुर शाह कोई राष्ट्रीय सम्राट नहीं था। उसे तो सैनिकों ने उनका नेता बनने पर मजबूर कर दिया। नाना साहब ने तब झंडा उठाया जब उसका दूत लंदन से उसके लिए बाजीराव द्वितीय की पेंशन को प्राप्त करने में असफल रहा। विद्रोह आरंभ होने पर भी उसने कहा था कि वह अंग्रेजों से तभी बातचीत करेगा जब उसे उसकी पेंशन मिल जाएगी। झांसी का झगड़ा उत्तराधिकार और विलय के प्रश्न पर हुआ। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह राष्ट्रहित के लिए लड़ रही थीं, क्योंकि रानी का नारा था, मेरा झांसी दूंगी नहीं। अवध का नवाब, जो एक बेकार सा व्यभिचारी व्यक्ति था, राष्ट्रीय नेता बनने का स्वप्न नहीं ले सकता था। अवध के तालुकेदारों ने सामंतशाही अधिकारों के लिए अथवा अवध के तालुकेदारों ने अपने राजा के लिए युद्ध किया, राष्ट्रीय हित के लिए नहीं। इन नेताओं में अधिकतर आपस में ही ईर्ष्या और द्वेष करते थे और लगातार एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जनसाधारण भी उनसे अधिक अच्छी स्थिति में नहीं था। उनकी बहुसंख्या अर्थात जनसाधारण की अधिक संख्या तटस्थ और उदासीन रही। इस आंदोलन ने अवध और बिहार के शाहाबाद जिले के अतिरिक्त कहीं भी सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। राष्ट्रवाद को जिस अर्थ में आज हम लेते हैं उस समय नहीं था। अतः इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में किया है। उनके विश्लेषण का मुख्य आशय यह है कि सन 57 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उनका मत है कि विद्रोह में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप धारण किया। कुछ प्रदेशों में जैसे पंजाब और एमपी में यह केवल सैनिक विद्रोह ही था, जिसमें कुछ असंतुष्ट व्यक्ति भी गड़बड़ी का लाभ उठा करके सम्मिलित हो गए। दूसरी ओर यूपी में, एमपी में के कुछ भागों में और बिहार के पश्चिमी भागों में सैनिकों के विप्लव के पश्चात एक सर्वसाधारण विद्रोह हो गया, जिसमें सैनिकों के अतिरिक्त असैनिक, विशेषकर रियासतों के विस्थापित शासक, भूमिपति, मुजारे तथा अन्य तत्वों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त कुछ भाग जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसे थे जहां जनता की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी, परंतु उन्होंने कानून की सीमाओं को पार कर किसी पर भी अत्याचार नहीं किया। आरसी मजूमदार इस बात पर अधिक बल देते हैं कि वे तत्व जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े केवल सैनिक ही थे। सैनिकों की शिकायत
वैसी ही थी जैसे कि पहले हुए सैनिक विद्रोहों में। उनका कथन है कि विद्रोही अत्यधिक राजनैतिक और धार्मिक कारणों से अथवा केवल आर्थिक लाभ से ही प्रेरित हुए थे। इन सैनिकों ने दिल्ली, बरेली और इलाहाबाद में लूटपाट की और इसमें यूरोपीय तथा भारतीय दोनों ही शिकार हुए। उन सैनिकों के प्रति जनता में भय की भावना उत्पन्न हुई, ना कि सहानुभूति की, क्योंकि लूटपाट जब इन्होंने किया तो जनता भयभीत हुई, ना कि उनके प्रति सहानुभूति और सौहार्द उत्पन्न हुआ। दिल्ली में सैनिकों ने उस समय तक लड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उनको वेतन नहीं दिया गया। डॉक्टर मजूमदार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सैनिकों के व्यवहार और आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसके दम पर यह विश्वास करें अथवा यह स्वीकार कर लें कि वे अपने देश प्रेम से प्रेरित हुए थे, अथवा यह कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि वे देश को स्वतंत्रता दिला सकें। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। इस विद्रोह का वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। अंग्रेजी दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ते हुए जन्म ले रहे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह एक चमकता हुआ उदाहरण था और इसे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध का पूर्ण यश प्राप्त हुआ। आरसी मजूमदार के इस कथन का डॉक्टर एस एन सेन ने विश्लेषण किया और डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका मानना था कि क्रांतियां प्रायः एक छोटे से वर्ग का कार्य करती हैं, जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता है। इनके अनुसार एक विद्रोह जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाएं तो वह राष्ट्रीय हो जाता है। दुर्भाग्य से भारत में अधिकतर लोग तटस्थ और निष्पक्ष रहे, इसलिए 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना उचित नहीं है। डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार सैनिक विप्लव विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और उसने उस समय राजनैतिक स्वरूप धारण कर लिया जब विद्रोहियों ने अपने आप को दिल्ली के राजा के अधीन होने की घोषणा कर दी और भूमिपतियों तथा बहुत सी असैनिक जनसंख्या ने भी अपने आप को उसी के अधीन मान लिया। जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त कर उस प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिसमें दिल्ली का राजा ही वास्तविक प्रतिनिधि था। डॉक्टर सेन और चौधरी दोनों ही का मत है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में कोई भी विद्रोह जो इतना विस्तृत हो तथा जिसका विदेशी राज्यों को समाप्त करना एक लक्ष्य हो, वह हमें वास्तव में ही स्वतंत्रता संग्राम प्रतीत होगा। परंतु यह याद रहे कि राजभक्ति केवल क्षेत्रीय थी तथा नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था, जो प्रायः निजी कारणों से ही प्रेरित थे। उनकी देशभक्ति की भावना कुछ भी क्यों न हो, ये हमें पीछे की ओर सामंतशाही की गोद में धकेलना चाहता था। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अतः जब हम विश्लेषण करते हैं तो अंत में हमें यह पता चलता है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता थी। किसान, मजदूर, महिलाएं, देसी नरेश, छोटी रियासतों के नरेश, भूमिपति इत्यादि सभी शामिल थे और उन सभी का मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर निकालना है। अतः इसके राष्ट्रीय विद्रोह को स्वीकार करने में हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैलता चला गया और इसने एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण किया। थैंक यू।